हेलो एवरीवन, आज हमारी एमपी जीके की पहली क्लास है। वैसे अब से हम सिर्फ एमपी जीके पढ़ेंगे। एमपी जीके की डेली एक क्लास आएगी 2 से 3 महीने तक में, ठीक है। फिर हम इसको कवर कर लेंगे, उसके बाद ही हम हिस्ट्री और हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एमपी जीके की डेली क्लास आएंगी, ठीक है। तो एमपी की हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमी और करंट अफेयर सब करेंगे एक साथ, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ एमपी पे फोकस करेंगे क्योंकि एमपी पे इसका मतलब एमपी पीएससी में इसका वेटेज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ एमपी जीके में अभी हम समान परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम समान परिचय पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एमपी के समान परिचय पढ़ेंगे। तो समान परिचय को हमने 5 भागों में बांटा है। भौगोलिक स्थिति, ठीक है, भौगोलिक स्थिति, उसके बाद प्रशासनिक स्थिति, उसके बाद राजनीतिक स्थिति, न्यायिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति को भी हम पढ़ेंगे। भौगोलिक स्थिति को भी हमने बांटा है कुछ भागों में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे, फिर पड़ोसी राज्य पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, फिर वर्षा पढ़ेंगे, फिर कर्क रेखा पढ़ेंगे, फिर केंद्रीय बिंदु पढ़ेंगे। एक बात और पता है, इस क्लास को जनरल बिल्कुल मत समझिएगा क्योंकि ये क्लास से मतलब जो समान परिचय उससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। प्लस आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। मान लो इंटरव्यू में आपसे कभी पूछ लिया और आप जब डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे तो आपको इन्हीं प्रैक्टिकल लाइफ में इन्हीं चीज़ों को डील करना है, ठीक। और यही चीज़ें आपको बार बार दिखेंगी, इसलिए समान परिचय को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। हमको इसको भी पढ़ना है और इसको फिर रिवीजन भी करना। हर दिन एमपी की क्लास अपलोड होगी, ठीक है। और आपको डेली पढ़ना है, नोट्स बनाना और रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये हो गया भौगोलिक स्थिति। उसके बाद प्रशासनिक स्थिति। प्रशासनिक स्थिति में हम पढ़ेंगे संभाग, जिला, विकासखंड, तहसील और ग्राम पंचायत। राजनीतिक स्थिति में हम पढ़ेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। न्यायिक स्थिति में हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट, खंडपीठ। आर्थिक स्थिति में खनिज, कृषि, अन्य तत्व। एक बात और, अभी सिर्फ हम समान परिचय पढ़ रहे हैं, बाकी फिर हम डीप में पढ़ेंगे। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, परिचय में सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि एमपी का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। तो फिर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, मध्य प्रांत, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है, तीनों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। उसके बाद इसका अंतिम पुनर्गठन कब किया गया था, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके, ठीक है। जो मध्य प्रदेश नामकरण है ना, वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ये याद रखना, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने ही मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा था। क्या, क्यों? क्योंकि इंडिया के बीचों बीच में स्थित है। और जैसे ठीक वैसे ही जैसे हमारे पूरे शरीर में हार्ट हमारे मतलब बीच में स्थित होता है, ठीक है, वैसे ही मध्य प्रदेश की स्थिति है इंडिया में। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसको हृदय प्रदेश भी कहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए अपन पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की राजधानियाँ। मध्य प्रदेश की राजधानियाँ में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किस लिए कहते हैं, किन संदर्भ में कहते हैं। जैसे प्रशासनिक राजधानी भोपाल को कहते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश की भी राजधानी। अब इसको प्रशासनिक राजधानी क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं वो भोपाल से ही संचालित होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रशासनिक राजधानी कहते हैं। अब बात करते हैं संस्कार राजधानी। संस्कार राजधानी जबलपुर को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको सांस्कृतिक वो संस्कार राजधानी किसने कहा था, आचार्य विनोबा भावे ने। एक बार क्या हुआ था, जब वो यहाँ पे घूमने आए थे जबलपुर में, तो उन्होंने जबलपुर के लोगों वगैरह को देखा तो उन्होंने बोला कि यहाँ के लोग तो बहुत सभ्यतादार होते हैं, तो इसलिए इसको संस्कार राजधानी कहते हैं। न्यायिक राजधानी भी जबलपुर को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, अपन को पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद देखो आर्थिक व खेल राजधानी। आर्थिक व खेल राजधानी हम इंदौर को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इंदौर में बहुत खेल की अकादमी है। और आर्थिक राजधानी मतलब यहाँ पे आपको पता है बहुत सारे बिजनेस फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, इसलिए इसको ही व्यवसायिक राजधानी भी कहते हैं। फिर ऊर्जा राजधानी या कोयला राजधानी हम सिंगरौली को कहते हैं, बैठन से
को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोयला सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और वैसे ही ग्रीष्मकालीन राजधानी हम पचमढ़ी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी पड़ती है ना, तो पचमढ़ी एक ऐसी जगह जहाँ का मतलब तापमान अच्छा रहता है, तो यहाँ पे कम मतलब अपन को उतनी गर्मी फील नहीं होती। और पुराने ज़माने में क्या होता था, जब अंग्रेज़ों का शासन था तो वो यहीं जाते थे घूमने, ठीक है, इस कारण। और संगीत राजधानी मैहर को कहते हैं, ठीक है। मैहर को क्यों कहते हैं कि जो अलाउद्दीन खां थे ना, तो वो इनकी यहाँ कर्म स्थली थी, इसलिए मैहर को कहते हैं। चित्रकला राजधानी भीमबेटका को कहते हैं। क्यों? क्योंकि भीमबेटका में बहुत सारी प्राचीनतम गुफाएं मिली थी और शैल चित्र मिले थे, ठीक है, इसलिए भीमबेटका को कहते हैं। वहाँ पे मतलब चित्रकारी बहुत ज़्यादा फेमस है। आप जब आगे पढ़ेंगे ना इन सब के बारे में तो आपको और क्लियर होगा। सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन को कहते हैं, क्योंकि उज्जैन में बहुत सारे मंदिर वगैरह सब कुछ, ठीक है। उसके बाद है मैग्नीज राजधानी बालाघाट को कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन यहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए मध्य प्रदेश के उपनाम। अब मध्य प्रदेश के उपनाम में आपको ये याद रखना है कि क्यों कहते हैं, ठीक है। देखो, हृदय प्रदेश कहते हैं, मैंने आपको बता चुका है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। टाइगर प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बाघ सबसे ज़्यादा होते हैं। नदियों का मायका कहते हैं। देखो, ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये 2 मार्क्स में आपको पूछ सकती है, और प्लस अभी जब आगे पढ़ेंगे ना तो 7 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य को समझाइए, और 10 मार्क्स में भी आ सकता है मध्य प्रदेश राज्य को भौगोलिक दृष्टि से समझाइए, उसके बाद ये राजनीतिक दृष्टि समझाइए। ये सब चीज़ें तो धीरे धीरे कनेक्ट करते चलना तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है कि नदियों का मायका क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदी, लगभग 15 नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। और ये यहाँ से बहते हुए दूसरे राज्यों में जाती हैं। और आपको पता है जो लड़की है, लड़की का मायका, जो लड़की के माता पिता अगर उसको कहते हैं, तो वैसे यहाँ से प्रभावित होकर वो दूसरे राज्यों में जाते हैं, इसलिए इसको नदियों का मायका कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सोयाबीन स्टेट या सोया प्रदेश क्यों कहते हैं। सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, पर कभी कभी इसकी टक्कर हो जाती है महाराष्ट्र से, तो ये आर्थिक डाटा के हिसाब से बदलते रहते हैं, ठीक है, पर है मतलब ये चीज़ मध्य प्रदेश में सोयाबीन के बाद में। सेंट्रल भारत क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया के सेंट्रल में स्थित है, इसलिए। वनों का राज क्यों कहते हैं, आपको पता है कि जो वन स्थिति रिपोर्ट आती है उसमें सबसे ज़्यादा वन हमेशा मध्य प्रदेश में दिखाते हैं, इसलिए वनों का राज कहते हैं। वुल्फ स्टेट, वुल्फ का मतलब भेड़िया होता है, भेड़िया सबसे ज़्यादा है, इसलिए वुल्फ स्टेट कहते हैं। चीता राज क्यों कहते हैं, आपको पता है कि अभी बहुत सारे चीता मध्य प्रदेश में लाए गए हैं, तो चीता की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको चीता राज कहते हैं। तेंदुपत्ता राज, यहाँ पे तेंदुपत्ता का संख्या सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए गिद्ध राज भी, इसलिए। और भी अधिक नाम है जिनके बारे में आपको जानकारी होगी ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि प्रतीक चिन्ह किसे कहते हैं। मान लो इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया कि हम लोग बात तो करते हैं राजकीय प्रतीक चिन्ह की, पर राजकीय प्रतीक चिन्ह होते क्या हैं, समझाइए या बताइए। तो राजकीय प्रतीक चिन्ह वह प्रतीक या मोहर हैं जिसे किसी राज्य द्वारा अपने उपयोग के लिए प्रतीक के रूप में आरक्षित किया जाता है, ठीक है। क्या है, एक प्रतीक है या फिर मोहर है जिसे किसी राज्य के द्वारा अपने उपयोग के लिए प्रतीक के रूप में आरक्षित किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम देखेंगे, सरकारी कागजों में, जैसे दस्तावेजों में, अभिलेखों में, पत्रों में, मुद्रा में, ठीक है। और उसके बाद इसका संबंध किस किस से होता है, मतलब ये कैसे डिसाइड करते हैं कि हम इसी को राज्य की प्रतीक चिन्ह बनाएंगे। इसके लिए या तो राज्य के ऐतिहासिक सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ी होती हैं वो चीज़ें, या फिर वर्तमान मूल्यों और आदर्शों से जुड़ी होती हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पशु के बारे में। तो आपको पता है, इससे देखो क्वेश्चन आ चुका पीएससी में, मैं बताऊंगी कौन सा, ठीक है। राजकीय पशु क्या है अपना, बारहसिंगा। कौन सी प्रजाति का, ब्रेडरी या सरवडी प्रजाति का, ठीक है। बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम है रुसरवस दुआवशेली, ठीक है। बाहुल्य क्षेत्र कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, मंडला बालाघाट। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ मंडला में नहीं लगता, मंडला कुछ सीमा इसकी बालाघाट से भी लगती, मंडला और बालाघाट के दोनों में आता कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। बाहुल्य क्षेत्र का मतलब होता है सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और बारहसिंगा में आकर्षित क्या रहता है कि मतलब इसमें विशेषता क्या है इसकी, ये है कि लंबी सींग रहती है, देखने में सुंदर लगती है, इसलिए बारहसिंगा, ठीक है। उसके बाद मिनट, इसमें कुछ मिसिंग है शायद पीडीएफ में, एक मिनट रुकना बस,
इस पे क्या है, चीज़ें कट गई हैं, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि जो ये था ना, ठीक है। 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने अपना एक शुभंकर जारी किया गया था जिसका नाम था भूरसिंह बारासिंगा करके, ठीक है। तो बारासिंगा करके क्यों कहते हैं, सबसे ज़्यादा बारासिंगा यहीं मिलते हैं इसलिए, ठीक है। तो वो बारासिंगा का नाम करके भूरसिंह बारासिंगा नाम से शुभंकर जारी किया गया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन MPPSC में आ चुका है, ठीक है, 2017 में। उसके बाद आप देखिए राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पुष्प क्या है। और एक बात, तो राजकीय पशु को घोषित कब किया गया था, 1 नवंबर 1981 में, जब मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ थी। मतलब 25वीं वर्षगांठ को क्या कहते हैं, सिल्वर जुबली कहते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राजकीय पुष्प की। राजकीय पुष्प क्या है, सफ़ेद लिली, जो कौन से कुल का रहता है, लिलिएसी कुल का रहता है। वानस्पतिक नाम, अब देखो वहाँ वैज्ञानिक नाम था, यहाँ वानस्पतिक नाम क्यों पूछा, क्योंकि पौधों में हम क्या बोलते हैं, वानस्पतिक नाम, और वही चीज़ दूसरी चीज़ों में वैज्ञानिक नाम हो जाता है, ठीक है। तो सफ़ेद लिली है अपना राजकीय पुष्प, वानस्पतिक नाम इसका लिलियम कैंडिडम है। क्षेत्र क्या है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है। अब उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कि मान लो ये अपना पूरा इंडिया है, ठीक है। इंडिया में जो कर्क रेखा बीच से गुजरती है, आपको पता होगा ये ऊपर वाला उष्ण कहलाता है, ये वाला उपोष्ण कहलाता है, ठीक है। तो इसी रीजन में मिलते हैं सफ़ेद लिली ज़्यादातर, इसलिए उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा गया। बाकी इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। उसके बाद इसका बाहुल्य क्षेत्र, ये पूरे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। इसका उपयोग किस में करते हैं, औषधियों के निर्माण में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, हर चीज़ बन सकती है, ठीक है। तो एक बार आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं राजकीय पक्षी की, ठीक है। राजकीय पक्षी को हमारा क्या है, दूधराज है, जिसको हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि पैराडाइज फ्लाईकैचर है, शाह बुलबुल है, ठीक है। अब एक बात सोचना आप कि इसको दूधराज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ना दूध की तरह सफ़ेद रहता है, ठीक है, इसलिए। और पैराडाइज फ्लाईकैचर क्यों कहते हैं, पैराडाइज का मतलब ये है कि ये मतलब दिखने में सुंदर लगता है। ये पैराडाइज का मतलब ये है कि जो इसकी पूंछ रहती है ना, अभी मैं आगे डायग्राम दिखाऊंगी तो आप समझेंगे, इसकी पूंछ रहती है बहुत लंबी रहती है, जो दिखने में सुंदर लगती है, ठीक है, इसलिए पैराडाइज। फ्लाई कैचर मतलब क्या होता है, जो कीटों को, मतलब जो उड़ने वाले कीट रहते हैं ना, उनको पकड़कर ये खाता है, तो इसलिए इसको पैराडाइज फ्लाई कैचर कहते हैं। शाह बुलबुल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सफ़ेद रहता है और इसकी जो सिर है ना, उसके ऊपर एक शाही टाइप मतलब ब्लैक कलर का वो रहता है, एंटीना समझ लो, ठीक है। तो इसलिए वो मतलब राशि ठाट देता है, इसलिए इसको शाह बुलबुल कहते हैं। सुल्तान शाह भी कहते हैं शायद, अभी इस बारे में श्योर नहीं, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि दूधराज का अन्य नाम पैराडाइज फ्लाईकैचर, शाह बुलबुल, ठीक है, और सुल्तान शाह भी कहते हैं, ठीक है इसको। उसके बाद इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टर्फसिफोनी पैराडाइज है। और एक बात और, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, कई एग्जाम में, कि राजकीय पक्षी से रिलेटेड प्रमुख क्षेत्र क्या है, उत्तर एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश में, मैक्सिमम ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलते हैं। इनका संरक्षण 2 अभ्यारण्य में किया जा रहा है, सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि धार में है, सैलाना अभ्यारण्य जो कि रतलाम में है। उसके बाद घोषित वर्ष क्या है, 1 नवंबर 1981, ठीक है। ये भी 25वीं वर्षगांठ में इसको घोषणा की गई थी, ठीक है। उसके बाद है राजकीय मछली। राजकीय मछली क्या है, मध्य प्रदेश की महासीर, और महासीर में कौन सी, गोल्डन महासीर में। अभी हम आगे डायग्राम देखेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टोर प्यूटिटोरा। प्रजाति क्या है, टोर। बाहुल्य क्षेत्र क्या है, नर्मदा नदी, खरगोन, खंडवा, मतलब नर्मदा नदी, खरगोन और खंडवा में ये मिलते हैं। घोषित वर्ष इसका 2011 है, ठीक है। बड़वा कहाँ है, खरगोन में। यहाँ पे महासीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, और ये महासीर फिश कैफे जो है भोपाल में प्रस्तावित है 2025 में, ठीक है। उसके बाद राजकीय वृक्ष की बात करते हैं। राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद। बरगद का पेड़ सभी देखे आपको, बहुत घना रहता है और उसमें लंबी लंबी वो उसकी रूट्स फैली रहती हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो उसमें कई लोग झूला वूला भी झूलते हैं, ठीक है, अपन ने देखा होगा पुराने गाँव वगैरह में। ये कौन सी प्रजाति का, फाइकस प्रजाति का। इसका वनस्पतिक देख लो, पेड़ आ गया फिर से, तो इसका वनस्पतिक नाम क्या है, फाइकस बेनगेलेंसिस। एक बात और याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया तो आप इसको वैज्ञानिक नाम नहीं कर देना, पौधों में हमेशा वनस्पतिक नाम और बाकी चीज़ों में वैज्ञानिक नाम, ठीक है। बाहुल्य क्षेत्र क्या, ये भी संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद इंदौर के बड़गौदा में पहला
बरगद पार्क स्थापित होगा। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश का पहला, ये अलग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क इंदौर के बड़गौदा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है राजकीय फल। राजकीय फल पता है आपको, आम है। आम को तो सब जानते होंगे, इसका वैज्ञानिक वनस्पतिक नाम देखिए। अब खाने वाली चीज़ और पौधे से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसमें वनस्पतिक नाम। आम का वैज्ञानिक नाम सबको पता होगा, मैंगीफेरा इंडिका, साइंस में अपन पढ़ते ही जा रहे हैं। और सर्वाधिक आम उत्पादन मध्य प्रदेश में जबलपुर में होता है। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, भारत की नहीं। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आम उत्पादन जबलपुर में होता है। बाहुल्य क्षेत्र, ये भी संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिलते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख आम प्रजातियाँ आपको पता होनी चाहिए। नूरजहाँ, नूरजहाँ कहाँ का है? अलीराजपुर। अब अलीराजपुर नहीं रहा, वो अलीराजपुर हो गया, संशोधित हो गया, आपको पता होना चाहिए। पहले से छोटा था और अब बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद सुंदरजा रीवा, ये भी क्वेश्चन इससे बने हैं एमपीपीएससी में, याद रखना। मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गोविंदगढ़, जो कि रीवा में है। ठीक है, उसके बाद राजकीय खेल क्या है? मलखम। घोषित वर्ष क्या है इसका? 10 अप्रैल 2013। मछली कब घोषित की गई थी? 2011 में। और ये मलखम कब घोषित किया गया? 2013 में। ये क्षेत्र क्या है इसका? मालवा। मध्य प्रदेश मलखम अकादमी उज्जैन में है, ये याद रखना। और फिर आपको पता होना चाहिए कि प्रभास जोशी सम्मान मलखम के क्षेत्र में दिया जाता है, और मलखम को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल 2020 में किया गया था, क्योंकि अभी ये प्रभास जोशी सम्मान से एमपीपीएससी 2026 में भी क्वेश्चन आया था, और एमपी के अदर एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं ये इससे रिलेटेड, प्रभास जोशी सम्मान से रिलेटेड। ठीक है, बाकी आगे हम और पढ़ेंगे। और उसके बाद है राजकीय फसल। राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन को क्या कहते हैं? ये सोयाबीन जो है लेग्यूमिनेसी कुल की रहती है। वनस्पतिक नाम इसका क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। और इसमें किसमें कौन कौन सी? समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र क्या है इसका? मालवा। मालवा में सर्वाधिक होता है। ठीक है, और उसके बाद मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन देवास जिले से प्रारंभ किया गया था। सबसे ज़्यादा उज्जैन में होता है, लेकिन इसका प्रारंभ कहाँ से किया गया था? देवास जिले से। ठीक है, ये एमपीपीएससी के क्वेश्चन में आ चुका है, पिछले बार में ही आया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय नाट्य। राजकीय नाट्य। ठीक है, राजकीय नाट्य क्या है? अपना माच है। ठीक है, माच में क्या होता है? मुख्य वाद्य यंत्र ढोलक और सारंगी रहते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, माच के मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? तो ढोलक और सारंगी, याद रखना। अब माच के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि जो माच है ना, वो रात्रि के प्रथम पहर से प्रारंभ होता है। एक नाटक है। ठीक है, ये किस पे आधारित रहता है? श्री कृष्ण की लीलाओं पे और मालवा की स्थानीय संस्कृति पे आधारित पर अभिनय किया जाता है इसमें। ठीक है, तो याद रखना, कभी जैसे पूछ लिया कथनों के रूप में, तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि क्यों, क्योंकि ये राजकीय नाट्य है। ठीक है, और इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और उसके बाद ये मालवा क्षेत्र का है, मालवी लोक जीवन पर आधारित है। उसके प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था इस बार। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राजकीय नृत्य की। राजकीय नृत्य क्या है? राई है। ठीक है, राई कौन सा, कहाँ वाला? बुंदेलखंड। राई दोनों में होता है, बुंदेलखंड में भी, बघेलखंड में। जो बुंदेलखंड वाला राई है वो हमारा राजकीय नृत्य है। और एक बात और, जो राई नृत्य है होते तो दोनों जगह है, बुंदेलखंड और बघेलखंड में, पर दोनों जगह वाद्य यंत्र अलग अलग होते हैं। बुंदेलखंड में मृदंग रहता है वाद्य यंत्र, और बघेलखंड में ढोलक रहता है, ये भी याद रखना। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ तेज गति में नृत्य बेड़ियों द्वारा किया जाता है, और इसके 2 पात्र होते हैं, एक बेटनी होता है, एक विदूषक रहता है। इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद राई नृत्य का उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? चिताई चरित में मिलता है, जो कि 15वीं शताब्दी का ग्रंथ था, और पद्मावत ग्रंथ में भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद प्रमुख कलाकार कौन है? ज्ञानेश्वरी हैं। ठीक है, जो कि कटनी से है। राम सहाय पांडे, ये इनके बारे में इसलिए बता रही हूँ, इनसे भी क्वेश्चन आ चुका है। ये सागर के हैं, इनको पद्मश्री 2022 में मिली थी, कला क्षेत्र में मिली थी, राई नृत्य के लिए। ठीक है, निधन इनका अभी हाल ही में हुआ 8 अप्रैल 2025 को, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश गाना आपको पता है, सुक्का दाता सबका साथी है। ठीक है, और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि ये 2010-11 में घोषित हुआ था। इसके रचनाकार महेश श्रीवास्तव हैं, संगीतकार सुनील झा हैं, और गायक शांतनु मुखर्जी है। एक बात और, आपको ये सुक्का दाता सबका साथी, ये मध्य प्रदेश गाने ना, ये याद भी होना चाहिए, क्योंकि मान लो कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया
बोलेंगे आप तो मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप फिर MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता क्योंकि जो अपने स्कूल्स वगैरह सब में इसका गायन होता है, फिर 1 नवंबर को भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है, तो इसलिए ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बाई चांस कभी पूछ लिया तो एटलीस्ट आपको बनना तो चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप बहाने नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद है राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह की बात करते हैं। चिन्ह में सबसे बाहर देखो ये भी पूछ सकता है, क्योंकि आप जब DSP या डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे तो ये चिन्ह रहेगा, ये आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अपन को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि बाई चांस कभी कथन में क्वेश्चन बन जाए या तो फिर कभी मतलब इंटरव्यू में पूछ ले, क्योंकि अपन बेसिक है इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो अपन को इतना नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन करने लग जाते हैं, पर एटलीस्ट मैं सही बताऊँ, सिलेक्शन हमेशा बेसिक क्वेश्चन को सही करने से ही होता है, ठीक है। मतलब आपको जो बेसिक जो जनरल है वो आपको आना चाहिए, भले हाई लेवल का नहीं आए, लेकिन जनरल चीज़ें आपको मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि लोग फिर आपसे वो चीज़ें नहीं बनती, लोग बोलते अरे इतनी सिंपल चीज़ें गलत कर दिए, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो राजकीय चिन्ह क्या, चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप है, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक व्रत है जो प्रगति और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। फिर उस व्रत के भीतर जो है ना लिखा है मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। फिर उसके बाद उसी व्रत में आपको राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित हैं। और केंद्रीय व्रत जो है उसमें अशोक स्तंभ की सिंह आकृति है, राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। ये जो अशोक स्तंभ की सिंह आकृति है ना, ये अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है, ठीक है, मतलब अपने देश का भी है। तो ये चीज़ें कनेक्ट करके पढ़ना, ठीक है। तो ये रही इतनी इन्फॉर्मेशन। आज हमने सिर्फ राजकीय चिन्हों के बारे में, राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में बस जाना है। कल फिर हम मध्य प्रदेश की मतलब समान पढ़ेंगे, समान परिचय ही, पर हम कल भौगोलिक वाला पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब अक्षांशीय विस्तार, कर्क रेखा, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करके अपनी हर दिन एक क्लास होगी और हर क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे। आप सिर्फ जुड़ते जाना और फिर उसके बाद नोट्स बनाते जाना और रिवीजन करते जाना, ठीक है। अभी हम सिर्फ MP पे फोकस करेंगे, ठीक है, 2-3 महीने तक। फिर जब आपका इसका बेस बन जाएगा उसके बाद मैं डेली और भी सब्जेक्ट धीरे धीरे करके ऐड करते जाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए टाइगर और चीता में अंतर, क्योंकि मैंने बोला ना मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश भी कहते हैं और चीता प्रदेश भी कहते हैं, तो लोग एक नहीं समझ रहे हैं, तो दोनों कैट फैमिली से, मतलब ठीक है। कैट फैमिली में भी 6 टाइप्स होते हैं, ये आप साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है। पर मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो कभी ये जनरल है, क्योंकि पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, चीता प्रदेश भी कहते हैं, तो आप बताइए कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता नहीं। देखो टाइगर ऐसा दिखता है और चीता ऐसा दिखता है। जो टाइगर है ना, आप देखना एक चीज़, टाइगर में देखना ये लंबी लंबी धारियाँ दिख रही हैं। जो चीता रहता है ना उसमें स्पॉट दिखते हैं, मतलब ऐसे गोल गोल से, ऐसे ऐसे छोटे छोटे, ठीक है। तो आप देखो दिखावट के हिसाब से देखें तो शरीर पर काली धारियाँ होती हैं, और ये जो है ना ये धारियाँ हैं इसमें, ये है ना काली धारियाँ। और जो चीता है ना उसमें स्पॉट है, मतलब धब्बे हैं, ये ऐसे छोटे छोटे धब्बे, ठीक है। चीता में स्पॉट्स होते हैं, इसमें धारियाँ होती हैं। और शरीर कैसा होता है, देखो जो टाइगर का शरीर है ना भारी रहता है, मांसल और मजबूत होता है। और चीता का शरीर जो रहता है पतला और हल्का और फुर्तीला होता है। इसलिए कहते हैं चीता जब दौड़ते हैं ना तो बहुत तेजी से दौड़ते हैं। इसलिए आपने जो शूज़ है ना, शूज़ के नाम के ब्रांड देखे आपने, इन्हीं के हिसाब से पूमा, ये सब चीज़ें हैं ना, ये कैट फैमिली की ही प्रजाति हैं। तो ये स्पीड के बेसिस के लिए पूमा, ये सब चीज़ पूमा और क्या क्या मतलब नाम है, आप देखना जो शूज़ के नाम है वो अधिकतर इन्हीं के नाम पे किए जाते हैं। तो इसलिए चीता फुर्तीला रहता, पतला रहता है ना, क्योंकि। और उसके बाद देखना आप तेज़ दौड़ सकते हैं लेकिन गति कम रहती है, लेकिन ये जो चीता है बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये घने जंगलों में रहते हैं टाइगर, ये खुले मैदान और घास के मैदान भी रहते हैं, इसलिए चीता को देख लीजिए लाया गया है, ठीक है। चेहरे पर धारियाँ होती हैं, आंखों के नीचे कोई निशान नहीं होता। ये देखो आप देख रहे हैं ना, चेहरे पे धारियाँ तो हैं, आंखों के नीचे कोई निशान नहीं। लेकिन चीता में आप देखना आँखों से मुंह तक काली टीयर लाइन होती है, देखो आप देख रहे हैं ना। और उसके बाद स्वभाव कैसा होता है, जो टाइगर रहते हैं वो ज़्यादा आक्रामक और क्षेत्रीय स्वभाव के होते हैं, लेकिन जो चीता रहते हैं वो सुस्त मतलब शर्मीले शांत स्वभाव के रहते हैं। आप देखे होंगे ना इंदौर के जू में गए होंगे तो आप देखना ये चीज़, मतलब वैसे चीता वहाँ तो नहीं है पर टाइगर को देखना आप
कि देख के ही मतलब ऐसा लगता है ठीक है। और चीता उतने वैसे नहीं रहते आक्रामक, ठीक है। और उसके बाद शिकार करने का, शिकार को छुपकर पकड़ते हैं टाइगर और घात लगाकर हमला करते हैं। लेकिन ये चीता, अब वो पतला है तो वो तेज दौड़कर शिकार का पीछा करते हैं और पकड़ते हैं। संरक्षण स्थिति इसकी लुप्त प्राय है, मतलब जो टाइगर है वो इंडेंजर्ड में है, ठीक है। और ये जो चीता है ये संवेदनशील है, वल्नरेबल है, इसलिए तो अपने एमपी में, अपने भारत में कहीं नहीं है, तो इसलिए एमपी में लाके इनको मतलब बसाया जा रहा है ताकि इनकी स्थिति को अच्छा किया जा सके, ठीक है। तो आप, आई होप आप अंतर समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, ये चीज़ें पूछ सकती हैं रिलेट करके, ठीक है। अब ये आप देखिए, ये अपना क्या है, राजकीय पशु। ये क्या, राजकीय पशु बारहसिंगा देख रहे हैं ना, इसकी 12 सींग, नाम ही इसका बारहसिंगा, 12 सींग है इसलिए, और इन्हीं सींगों के कारण ही तो इसका आकर्षण है, ठीक है, ये इसलिए, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये सफेद लिली है, ये औषधि में इसका निर्माण होता है, ये अपना राजकीय पुष्प है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए अपना राजकीय प्रतीक चिन्ह, तो आप ये देखना, ठीक है। ये देखो, ये 24 स्तूप है, ठीक है, 24 स्तूप, ठीक है। 24 से जो मैंने बोला था ना, 12-24 स्तूप है। उसके बाद एक व्रत है जो सतत विकास और असीम संभावना का प्रतीक है। तो ये व्रत में देखो मध्य प्रदेश शासन लिखा है और यहाँ पे नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, और ये गेहूं की और धान की बालियां हैं, ठीक है। और देखो केंद्रीय व्रत में ये अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है, अशोक स्तंभ की सिंहाकृति, और ये पीछे अपना राजकीय वृक्ष बरगद है, ठीक है। तो ये देख लिए, आपको पता होना चाहिए जब आप डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर कुछ भी बन जाएंगे, मतलब प्रशासनिक क्षेत्र में, तो आपको ये चिन्ह बार बार देखने को मिलेगा, एक भारत का और एक इसका, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये राई नृत्य है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य, राई नृत्य वैसे करते हैं, ठीक है। वैसे मैं शॉर्ट्स में इनके वीडियो डाल दूंगी तो आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। माच का भी और राई का भी, ये माच है, ठीक है, ऐसे नाटक होता है इसका, ठीक है, ढोलक और सारंगी के द्वारा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे होता है, श्री कृष्ण लीला पर आधारित रहता है, और रात के प्रहर में होता है, और मालवी लोक संस्कृति के पे आधारित रहता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये मलखम्ब ऐसा रहता है, एक पोल पे तेल लगा के एक करतब दिखाया जाता है। 2020 में इसको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। मलखम्ब अकादमी उज्जैन में है, और 2013 से प्रभास जोशी सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। ये नोट कर लेना आप, क्योंकि वो पीपीटी में नहीं थे ये चीज़, ठीक है। कुछ एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, जब भी आप किसी टीचर से पढ़ते हैं ना, तो हमेशा वो पीपीटी नोट्स के पीछे मत, कभी कभी टीचर जो बोलते हैं ना उनको भी सुन के लिखा कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा कुछ चीज़ें ना, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी अपन कुछ चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो अपन कुछ चीज़ें अपने जो 5 सेंसेस रहते हैं उनसे याद रहते हैं। जैसे अपन कुछ चीज़ें देख के सीखते हैं, कुछ चीज़ें अपन सुन के सीखते हैं, और कुछ चीज़ें अपन बोल के सीखते हैं। तो पूरे सेंसेस एक्टिव रखा करो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पीपीटी में है वही लिख ले, कई बार ऐसा होता है टीचर कभी कभी कुछ चीज़ें बोलता है पर वो लिखवाता नहीं है, तो कभी कभी वही चीज़ें आ जाती हैं। तो टीचर को अच्छे से सुनना, अच्छे से फॉलो करना, ये सब चीज़ें बच्चों का कर्तव्य, जिसको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, और चीज़ें हमेशा कई लोग बोलते हैं कि हमने पढ़ा था हम भूल गए, तो भूलते इसलिए क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। तो एक चीज़ मैं हमेशा बता रही हूँ, आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस रिवीजन बहुत बार करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस ब्रॉड है। आप सोचें कि एक दिन पढ़ लिया, 4 दिन पढ़ लिया, ऐसा नहीं, आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है रखना, ठीक है। और चीज़ों को लगातार पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना। आप जैसे आज मैंने क्लास डाल दी, अब कल फिर क्लास होगी, तो ऐसा नहीं करना कि पीछे वाला छोड़ देना। आज मैंने क्लास डाली, इसको नोट करना, पढ़ना, और उसके बाद रिवीजन करना, फिर कल नई क्लास होगी फिर इसको रिवीजन करना, फिर ऐसे, तब चीज़ें कंटिन्यू याद रहती हैं। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया फिर पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, जो कल को टालता है ना वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। तो इसलिए कल के चक्कर में नहीं रहना, ठीक है। आज पढ़ो, आज रिवाइज करो, आज ही सब कुछ करो, उसके बाद कल जो है फिर उसको एक बार देखो, एक बार देख लिए। और चीज़ें हमेशा याद करने के लिए 2 ही तरीके रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ाया तो आपने देखा भी, सुना भी, ठीक है। उसके बाद आपने खुद पढ़ा, उसके बाद दोबारा देखो वीडियो, फिर उसके बाद पढ़ो, फिर उसके बाद ऐसे कर करके माइंड में सेव हो जाती हैं, कॉन्शियस माइंड में, ठीक है। तो चीज़ें याद रखना, रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस जर्नी में, तो ठीक है, इसको नेगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी भूलते हैं सब लोग, ठीक है। तो इसलिए ये जो गलतियां जो मैं बता रही हूँ वो गलतियां नहीं करना, अवॉइड करना, ठीक है। ये देखो, ये अपना राजकीय
पक्षी है जिसको पैराडाइज फ्लाई कहते हैं, शाह बुलबुल दूजा के देखो ये दिख रहा है ना सफ़ेद सफ़ेद, इसके देखो हेड पे ये है ना काला काला, तो राजशाही लोग दे रहा है इसलिए इसको शाह बुलबुल कहते हैं। पैराडाइज फ्लाई कैचर मैंने बताया कीटों को पकड़ कर खाता है, और ये इसकी जो टैल है बहुत लंबी रहती है इसलिए सुंदर लगता है, ठीक है। और ये दूध की तरह सफ़ेद दिखता है इसलिए दूधराज कहते हैं। देख लिए राज की, और इसके बाद ये देखिए अपनी राज की मछली है, ठीक है, इसको गोल्डन महासीर कहते हैं, ठीक है। देखो दिख रही है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में भी होती है, ठीक है, तो ये याद रखना, ये गोल्डन फिश है ऐसे, ठीक है, नर्मदा नदी में मिलती, खंडवा कारोबार में इसकी बहुत आयत है, ठीक है। तो आशा करती हूँ मैं आज आपको चीज़ें समझ में आई हों, और ये चीज़ पता है प्लीज़ नेगलेक्ट नहीं करना, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहती हैं, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेसिक है तो चीज़ें आप बिल्कुल छोड़ देंगे, ये चीज़ें आप हमेशा रिवाइज करते रहना, ठीक है। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में, ठीक है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।